इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। कैसे कम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है उसमें इकोनॉमिक्स के कैसे सवाल बनते हैं, और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक जो कॉन्सेप्ट चाहिए आपके पास, ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और किस किस वर्ड को कैच में रखना है, अपने पकड़ में रखना है। इसको समझ गए तो सब समझ आ गया। ठीक है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। मतलब क्या है, 2 पॉइंट पकड़िएगा। असीमित आवश्यकता यानी जो हमारा नीडेड है ना, जो जो चीज़ हमें चाहिए, इच्छाएं अनंत होती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, यानी अनलिमिटेड वांट्स है, जो भी हमारा आवश्यकता है वो सब अनलिमिटेड है। तथा सीमित साधन, और जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, जो भी साधन है वो कैसे हैं, अर्थशास्त्र क्या कहता है, सीमित है। पहले हम लोग बोलते थे पानी कौन खरीदेगा, पानी तो भगवान दिए, तो अनलिमिटेड है। देख लीजिए पानी की समस्या, सब कुछ की समस्या धीरे धीरे। तो जो जो चीज़ ऐसा लगता है कि ये अनलिमिटेड है, वो वास्तव में अनलिमिटेड नहीं है। जनसंख्या बहुत है, धीरे और है भी, तो उसको हम अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। पानी ही है इतना सारा, लेकिन खारा है, उसका यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ठीक। इनसे रिलेटेड यानी जो भी अनलिमिटेड वांट्स है वो, और लिमिटेड यानी ये अनलिमिटेड नहीं है, जो लिमिट रिसोर्स है वो, ये दोनों के बीच से जो मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, वही अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री है। यही दोनों चीज को पढ़ना है, और इस सामग्री में जो जो चीजें आएंगी उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। और मेनली हमें क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र 2 होते हैं। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको सूक्ष्म कहा जाता है, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो, जिसको हम कहते हैं कि ये बड़ा है, विशाल है। तो हमें क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन जब हम इस चीज़ों को डिफरेंस करके समझ जाएं, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, और हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक। पहले देखते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स, और इनसे जुड़ी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी आर्थिक मीन्स धन दौलत से रिलेटेड जो भी क्रियाएं चल रही है वो। अब आर्थिक क्रिया वह क्रिया है, कैसी क्रिया है, जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। इसका संबंध कि जो भी हम आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, उसकी संतुष्टि हो जाए। कैसे, जो भी सीमित साधन है उसके उपयोग से। ठीक। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पकड़े रखिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को। काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका क्या क्या प्रकार है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। ये भी याद रखिएगा कि आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन करती है, यानी इनकम। एक होता है आउटकम, जो जा रहा है, खर्च कर दे रहे हैं, व्यय हो गया। एक होता है आय, यानी जो हमारे पास इनकम हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है। ठीक। तो ये आय का सृजन करती है कौन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं, तो 4। एक होता है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोग कंजप्शन, एक होता है विनिमय यानी एक्सचेंज, निवेश इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन तीनों में से जो उपभोग है यानी कंजप्शन, हम उस चीज का उपभोग कर लिए, यानी वो खपत हो गया। तो इसको जो कंजम्पशन है ये आय का सृजन नहीं करती है। ये जो एक्टिविटी है ये आय का सृजन नहीं कर, आय का सृजन करती है, ये नहीं करती है। अभी जब हम ये चीज सब पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। और एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक है वो क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। ठीक। तो धन कहाँ से आएगा, जब हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे, उत्पादन करेंगे, किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक। और जब हम किसी भी संसाधन का
सपोज हमारे पास क्या क्या नेचर में दे रखा है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये सारा कुछ, और आपके खदान में जो भी मिनरल्स वगैरह है वो सब कुछ। ठीक, तो इस संसाधन का जब हम उत्पादन करेंगे यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रोडक्शन किया हम उसका फिर वितरण कर रहे हैं। वितरण मीन्स बांटना, और उसके बाद जब बांट दिए तो क्या होगा, उसका कंजप्शन यानी उपभोग हो जाएगा, उसका खपत हो जाएगा। तो ये तीनों चीज से ही मिलके चलता है। प्रोडक्शन किए, उसका वितरण किए, उसका खपत किए। तो इससे और इससे यानी ये दोनों को मिला के देखिए तो प्रोडक्शन से, विनिमय से और निवेश इन्वेस्टमेंट से यानी वितरण वगैरह, ये सबसे क्या होता है, आय का सृजन होता है। लेकिन खपत से आय का सृजन नहीं होता। अब उत्पादन से कैसे आय का सृजन होता है ये देखते हैं। जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्ट को, जो भी उत्पाद है, उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन या उद्यमिता, ये दोनों को एक ही मान सकते हैं हम। ठीक, चार ही मान सकते हैं, या फिर कोई संगठन, जैसे कोई निजी संगठन है या कोई सरकारी संगठन है और वो काम कर रही है। तो किसी भी चीज को करने के लिए भूमि चाहिए, आपको लैंड चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए। ठीक, सपोज इस कमरे में मैं हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ बोर्ड लगा है, यानी कि ये जमीन है। जमीन, भूमि नहीं रहता तो ये बोर्ड नहीं लगा रहता, मैं कहाँ खड़ा होती, कहाँ ये कर सेटअप करके और पढ़ाती। यहीं पे अभी और चीज समझ में आएगा, बस इतना ही चीज को पकड़ के रखिएगा। जब हम किसी जमीन पे खड़े हैं, ये तो मेरा है तो चलो अपने घर में वो रेंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन कहीं और पढ़ाए तो भूमि के बदले में हमें क्या मिलता है, लगान, रेंट मिलता है। जब हम इसके साथ श्रम कर रहे हैं, ये तो मेरा कमरा है, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा ही लेबर है, मैं श्रम कर रही हूँ, तो श्रम के बदले में क्या मिलता है, मजदूरी। तो आप इमेजिन करिए, ये इमेजिनेशन का चीज़ है इकोनॉमिक्स, कि जहाँ बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा बड़ा कारखाना है, वहाँ पे लोग, एक तो भूमि है उस प्रोडक्शन के लिए, उस किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए भूमि हो गया, फिर लेबर है तो उस भूमि पे रेंट भी लग रहा है, श्रम, तो मजदूरी मिल रहा है, श्रम के बदले में जो भी लोग हैं उनका सैलरी वगैरह मजदूरी मिल रहा है, और जो पूंजी लगा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पूंजी, तो उस पर क्या मिल रहा है, ब्याज यानी इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो संगठन या उद्यमिता है, जो भी कर रहा है, वो उसका क्या, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, तो लाभ मिलेगा। ये इसका क्या है, ये इसका इनकम है। ठीक, यानी कि हो गया ना कि उत्पादन जो है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो उत्पादन आ रहा है, प्रोडक्शन, ये आय का सृजन करती है। यानी ये जो एजेंट है प्रोडक्शन के, ये आय के सृजन कर रहे हैं। इस भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले में आपको मजदूरी मिल रहा है, पूंजी से इंटरेस्ट मिल रहा है, और संगठन, उद्यमिता, लाभ मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ों के लिए हमारे देश में क्या है, बैंक है। ठीक, बैंक है, गैर बैंकिंग है, बैंकिंग सिस्टम है, ये सभी जगहों से हम क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, काम को कर सकते हैं। ठीक, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स में यही चीज़ होता है। ये चीज़ तो हम समझ गए। अभी जब हम मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस करेंगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। इसको अभी कनेक्ट करके रखिएगा, थोड़ा भी इधर उधर ध्यान गया तो फिर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि, व्यष्टि मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, यानी कोई एक इकाई है या कोई एक आदमी है और वो अपना काम कर रहा है। ठीक, यानी हम इंडिविजुअल लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और लेकिन मैक्रो में क्या, संपूर्ण देश के लिए, और देश में राज्य वगैरह सब, यानी राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग कितना हुआ, सामान्य कीमत स्तर कितना है। एक्चुअली क्या है ना, इकोनॉमिक्स में हम समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जो, और कैसी समस्या, यही आर्थिक समस्या, कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, ये कैसे ठीक से चलेगा, और इसमें चुनाव करने का एक चुनाव, यानी चॉइस का
सबसे बड़ा रोल है कि हम किस चीज़ को चुने। जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होगा, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा नीड होगा, हम उसी का चॉइस रखेंगे। तो ये समस्याओं का कैसे समाधान हो और एक इकोनॉमिक अच्छे से चले किसी भी देश की, यही पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक। और ये चुनाव की समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि जो भी रिसोर्स है वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड रहता तो चुनना ही नहीं था। जो सब कुछ रहता है, सब करते जाते, लेकिन संसाधन क्या है? सीमित है। और सीमित रहेगा तो हमें चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी है, कौन सा नहीं है। तो ये समस्याएं आ रही, इसी समस्याओं का समाधान बताता है अर्थशास्त्र, ठीक। और हमें क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम उसका इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं। ये क्या क्या सिस्टम है, किस देश में कौन सा सिस्टम है, यानी अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली है यानी सिस्टम है, एक होता है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी लाभ के काम करती है, यानी इसको हम मार्केट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी होती है ये कल्याणकारी वाली भावना रखती है, मतलब इसमें सरकार जो है उसका मुख्य भूमिका रहेगा। और पूंजीवादी में पूंजी जो भी पूंजीपति है प्राइवेट लोगों का ज़्यादा रोल रहेगा। और जो मिश्रित है इसमें दोनों का रहेगा, यानी पूंजीवादी भी और समाजवादी भी। और हमारा देश कैसा है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है और इसमें व्यापक स्तर पर कैसी आर्थिक समस्या, तो नेशनल इनकम, टोटल कंजम्पशन कितना हुआ, वो सामान्य कीमत स्तर कितना रहेगा, ये इसमें एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो पैरामीटर्स स्थिर रहते हैं, यानी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब एक व्यक्ति यानी एक फर्म कोई काम चालू किया, प्रोडक्शन किया छोटे लेवल पे, तो वो मान के चलता है कि हम जो भी मैक्रो पैरामीटर्स यानी एक बड़ी बड़ी जो चीज़ें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी इसका मेन मतलब क्या रहता है? इसमें एक वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, यानी जो आर्थिक समस्याएं आ रही हैं उसके निदान में कीमत संयंत्र यानी जो प्राइस मैकेनिज्म है, अर्थात मांग और पूर्ति के बल का क्रिया का निर्णायक होती है। यानी कौन निर्णायक होता है इसमें? मांग और पूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई। कितना डिमांड है किसी वस्तु का और कितना सप्लाई है, बस इसको डिमांड और सप्लाई से मतलब है। और डिमांड सप्लाई से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही है, बस ये उसी का निदान करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इसमें क्या क्या समस्या है ये देखेंगे। इसीलिए ये मान के चलता है कि जो भी मैक्रो पैरामीटर्स है वो स्थिर है। और ये क्या मान के चलता है? मैक्रो इसका अपोजिट, ये मान के चलता है कि माइक्रो पैरामीटर्स स्थिर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सबका है। तो अगर ये मान ले कि सबका एक एक लोगों का भलाई हो रहा है कि नहीं, तब तो ये चलेगा ही नहीं। एक चीज को नहीं मानना है, इसीलिए ये माइक्रो पैरामीटर्स को स्थिर मानता है और ये मैक्रो को मानता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये सामान्य कीमत के स्तर पर काम करता है और ये एक वस्तु के कीमत का निर्धारण करने का अध्ययन करता है। इसमें आर्थिक समस्या जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति, स्फीति मीन्स मुद्रा स्फीति यानी मुद्रा का महंगा हो जाना, यानी हमारी जो क्रय शक्ति है वो घट जाना, उसी को तो महंगाई कहेंगे। तो स्फीति यानी महंगाई आदि के समस्याओं में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। यानी कि इसमें हम कैसी समस्या का अध्ययन करते हैं? रोजगार, गरीबी, स्फीति। और ये जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके समाधान में कौन निर्णायक होता है? सरकारी भूमिका। और इसमें क्या निर्णायक भूमिका होता है? मांग और पूर्ति बलों का, ठीक। ये पूर्ण रोजगार के सिद्धांत पर काम करता है। एक फर्म है, एक व्यक्ति है, उसको पूरी तरह से उसका रोजगार मिल गया, वो अपना चल रहा है डिमांड और सप्लाई चेन पे, ठीक। और ये अपूर्ण रोजगार के बारे में के सिद्धांत पर काम करता है। ये पूरी तरह से सबको रोजगार नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि संसाधन क्या है? सीमित है, ठीक। इसको ही पकड़ के रखना है कि संसाधन सीमित है, इसलिए चुनाव की समस्या आती है, यानी क्या चॉइस करें क्या नहीं। और जो आवश्यकता है
वो अनलिमिटेड है, यानी इच्छाएं क्या है, अनंत है। बस यही होता है इकोनॉमिक्स में। तो अभी उम्मीद करते हैं इतना चीज समझ में आया होगा। और एक चीज, इसमें जो अर्थशास्त्री हैं अलग अलग, वो कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। कोई कहता है कि ये कल्याणकारी है, कोई कहता है जो सीमित साधन है उसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, कैसे इसका यूज किया जाए कैसे नहीं। तो अलग अलग अर्थशास्त्री वगैरह का नाम दिया, तो वो पढ़ के हमें क्या मिलेगा। और ये सब चीज कहीं से इसमें एग्जाम का कोई रोल नहीं, बस इतना रोल है कि आपको चीज़ों को समझना अब आसान हो जाएगा। आप समझ गए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। ये तो डायरेक्टली कभी एग्जाम में आएगा नहीं, बस हो सकता है कभी कभी आ जाए, लाइक यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि, बस। बाकी ये चीज़ें क्या, ये सिर्फ समझने के लिए है। और कोई कहता है सीमित है, यानी जब हम इतना चीज पढ़े तो आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ धन का विज्ञान है। और कल्याणकारी है, यानी जो भी चीजें हो रही हैं उसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तभी तो हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी हम चाहते तो पूरी तरह से पूंजीवाद को अपना लेते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों का रोल है। तभी तो सरकार जो भी काम करेगी कल्याण को ध्यान में रख के करेगी। और संसाधन सीमित है, तभी तो ये सारी समस्या आ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो वगैरह वगैरह। इसी पे इकोनॉमिक्स चलता है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वस्तु कैसी होती हैं, एक टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। क्योंकि जब हम वस्तु को समझ जाएंगे उसके बाद आपके लिए जीडीपी समझना, नेशनल इनकम समझना, जो भी टर्म्स है वो सब कुछ आसान हो जाएगा। उसके बाद हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले ये भी जान लीजिए, ये तो मैंने बता दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों मैंने बता दिया। उसके बाद एक होता है आपका कि जब हम ये बता रहे थे कि भूमि है तो हमें लगान मिल रहा है। अब यहीं पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। देखिए, एक तो भूमि है तो ये कैसा क्रियाकलाप आ गया, प्राथमिक। ठीक है, ये नेचर ने दे रखा है, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज एक खदान है लोहा का, वहां से लोहा निकाल दिए, तो ये हो गया हमारा प्राथमिक। इस लोहा को ले गए कहाँ, जहाँ पे मशीन वगैरह का काम हो, ठीक, इसमें मशीन का यूज हो रहा है, तो ये हो गया हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। और जब ये लोहा बन के इधर से पूरा अच्छे तरह से इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में जाके जब कढ़ाई बन गया, कील बन गया, या लोहा का छड़ बन गया, कोई भी चीज़ बन गया, और वो जब आया और दुकान में गया और वहाँ से दुकानदार ने भी वहाँ से लिया और दुकानदार से हमने लिया, तो हमें बैठे बैठाए क्या एक सेवा मिल गया ना। अब इजिली हमें कढ़ाई तो हम नहीं बनाए, हमें बस पैसा दिए कढ़ाई लिए, ये क्या हो गया, तृतीयक। यानी एक ही चीज से कैसे, अब ये भूमि है, ठीक, इस पे लगान भी मिल रहा है, सामने वाले को रेंट भी, उसका भी इनकम हो रहा है, और एक ये प्रोडक्शन का एजेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, तभी तो भूमि सुधार होता है। ये नहीं होता, यानी अगर आप कभी किसी चीज का प्रोडक्शन का खराब हो रहा है, यानी कि इसका एक कारक कमजोर है, या तो भूमि कमजोर है, या वहाँ पे अच्छे लेबर नहीं है, या उसमें कैपिटल की कमी है, बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं, या फिर जो उद्यमी है जो ये तीनों को अच्छे से समेट के रखे और चलाए, वो ठीक नहीं है। यानी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके यहाँ ये तीनों को अच्छे तरीके से करने का उसमें एटीट्यूड नहीं है, वो नहीं संभाल पा रहा है, ठीक, ये चीज हो गया। एक ही साथ बहुत सारा चीज हो रहा है। अब मैं पढ़ा रही हूँ, ये बोर्ड है, ये मेरा क्या हो गया, हम आपको बैठे बैठे सेवा दे रहे हैं, यानी ये मेरा तृतीय क्रियाकलाप हो गया। तो जो क्रियाकलाप होता है ये बस एक कॉन्सेप्ट वीडियो था कि ओरिएंटेशन कि हाँ ये हमें ऐसे पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स। इसके बाद और उम्मीद कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि
कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा कि कैसे इकोनॉमिक्स को डील करना है। आगे आगे जैसे पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके वीडियो आएगा, फिर उस पर टाइटल भी लिखा रहेगा कि हाँ इसमें मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, इसमें नेशनल इनकम, इसमें जीडीपी, इसमें बैंकिंग, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्योंकि सरकार जो भी चीज़ कर रही है इनडायरेक्टली सब यहीं से रिलेटेड है कि इसके बिना तो कुछ होना नहीं है। तो बस हम जब चीज़ों को समझ जाएंगे तब जाके अच्छे से आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट समझ आएगा। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और इसमें क्या कहीं गलत हो गया वो भी बताइएगा। मुझे इसमें कोई ये नहीं है, मैं चाहती तो बहुत सारा अर्थशास्त्री वगैरह का नाम लिख के ये होता है वो होता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।